अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हर इलेक्शन में धांधली का शोर मच जाता है। ज़ाहिर जो भी जमात हारती है वो नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं होती। हर दौर में जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इस हवाले से बात तो होती रही है, हर जमात बात तो करती रही है, लेकिन अमली तौर पर हमने कुछ होता हुआ हमें नजर नहीं आया। आज हमने देखा कि इस हुकूमत की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। ज़ाहिर अमली तौर पर अगर ये हो जाता है, इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं, तो पाकिस्तानी सियासत के लिए ज़ाहिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अब इसके नताइज क्या होंगे, कितना अच्छा होगा ये मुल्क के लिए और पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सेनेट इंतखाबात के साथ साथ सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के हवाले से बात की गई है कि यहाँ तरमीम की जाएगी। वोटिंग के हवाले से भी बात की गई है। क्या कहा गया, इस जरा सुनिएगा, इस पर फिर मजीद बात करते हैं। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ये बात तो कह दी है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत अकेले ये कर नहीं सकती। अपोजिशन जमातों का साथ चाहिए होगा, आईनी तरमीम करनी होगी। तो अपोजिशन इस ऐलान को कैसे देखती है, अपोजिशन क्या साथ देगी या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा जो वादा हमने किया है वो पूरा करेंगे, अगर ये हो जाता है तो कितना अहम होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हैं उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और आज ज़ाहिर पीडीएम का इजलास भी हुआ, क्या हिकमत अमली अपनाई गई, किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है रहनुमा नून अली गौहर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से मैं अली गौहर साहब से स्टार्ट करूंगी। अली गौहर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है ई वोटिंग की इंतखाबी इस्लाहात, और इसके साथ साथ सेनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए आईनी तरमीम की जाएंगी। जाहिर है हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि धांधली का शोर मच जाता है। अभी हालिया इंतखाबात पर ये देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के आप लोग भी मानने को तैयार नहीं है। तो अगर ये चीज होती है तो क्या अपोजिशन साथ देगी आईनी तरमीम में? देखें, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बातें की हैं, पहली बात तो ये है कि ये वो तमाम बातें हैं जो काफ़ी अरसा से तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस चीज़ का मुतालबा भी कर रही हैं कि इस पर बैठ के मशावरत भी होनी चाहिए और इन रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना चाहिए। बल्कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और इससे पहले भी ये चीज़ें 2 साल से डिस्कस हो रही हैं, स्पेशली जब से ये गवर्नमेंट बनी। और इसमें मतलब है कि नेचुरली हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें बड़े वसी पैमाने पर धांधली हुई। तो बात जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं उसके लिए उनको चाहिए कि पहले अनाउंसमेंट करने की बजाय अगर उन्होंने इनिशिएटिव लेना था तो इनिशिएटिव लेते, तमाम पार्लिमानी लीडरान से बात करते, उनको दावत देते कि ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज पर पहले बैठ के बात करें कि ये कौन सी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, वो कौन सी तजावीज़ देते हैं, फिर जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय हो जाए उनको फिर प्रॉपर तरीके के साथ लेजिस्लेशन में। वो तो आइडियली हम ताल्लुकात देखते ही नहीं है कि आपस में बैठे। पिछले दिनों स्पीकर साहब ने बुलाया था सबको कि सिक्योरिटी पे बात करनी, नहीं गए। वो तो है कि अपने तौर पे कर रहे हैं, और आप फंस जाएंगे जब आप नहीं उनका साथ देंगे इस हवाले से। तो वैसे तो आपका भी यही मुतालबा है, लेकिन मौजूदा जो टेंशन का माहौल है, लोग नहीं समझते कि अपोजिशन की पार्टियां बैठेंगी इमरान के साथ। हम सब ऐसी बात नहीं है। हमारा ये स्टांस है कि अपोजिशन के साथ जो हमारे कौमी इश्यूज़ हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। या तो वो अपोजिशन के रहनुमाओं को फेस करने से घबराते हैं, या वो आवाम को फेस करने से घबराते हैं, या वो हकीकत को फेस करने से घबराते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जिस वक्त कोरोना का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त भी ये एक बुलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या स्पीकर साहब की तरफ से कॉन्फ्रेंस, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आए, बिलावल भुट्टो साहब आए। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात कर ली और शहबाज साहब और बिलावल साहब करने लगे तो ये उठ के चले गए। सेकेंडली आपने वो देखा कि जब ये GHQ में एक मीटिंग हुई जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी तो सारे लोग वेट करते रहे, आर्मी चीफ उधर आ गए लेकिन प्राइम मिनिस्टर ना आए और वजीर खारजा के
भेज दिया। लेकिन अलीगढ़ साहब इस मामले पर क्या आप साथ देंगे, क्योंकि जाहिर है हो जाता है तो इसमें आपका भी फायदा है, धांधली का शोर तो हमेशा आप भी मचाते रहे, तो अगर ये हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून साथ देगी आईनी तरमीम में? अगर पॉजिटिवली तमाम पार्टीज के सामने रखा जाए और उनकी तजावीज ले जाए और फिर उसके बाद वो नेचुरली वो देखेंगे कि जो चीजें पॉजिटिव हैं, तो उसमें तो हमने तो पहले देखे ना, टर्की के सदर आए, जब हमारे टाइम में नून लीग के टाइम में आए थे तो उस वक्त पीटीआई को रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन ये लोग इजलास में ना तक आए, हालांकि वो एक नेशनल इशू था। कश्मीर के इशू पे हम लोग असेंबली के फ्लोर पे इकट्ठे हुए, इनका साथ दिया, टर्की के सदर आए, इनका साथ दिया, कोरोना के ऊपर जब भी बहस हुई अपोजिशन ने कश्मीर के इशू पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पता नहीं पब्लिक से और पब्लिक के अवाम के नुमाइंदों से और पार्लिमानी लीडरों को फेस करने से क्यों घबराते हैं? ठीक है शाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज आपने जो आप किस तरह से देखते हैं मजमूई तौर पर वजीर आजम की जानिब से बहुत बड़ी, जैसे आपने इंट्रो में कहा, बहुत बड़ा इसको हम कह सकते हैं ये डेवलपमेंट है। देखिए एक बुनियादी तौर पे हम देख रहे हैं कि हर इलेक्शन के बाद ये शोर होता है, और ख़ास तौर पे पिछले 2 इलेक्शन गुजरे हैं। 2013 का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जब PML आई कि जी आरओस का, रिटर्निंग ऑफिसर का ये इलेक्शन है, उन्होंने धांधली की। अब आप देख लें जिस तरीके से PTI पे धांधली के इल्ज़ामात हैं। भाई दे वैसे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अगले दिन कह रहे थे, बल्कि आज ही उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने कहा था कि जी बैठे, कमेटी बनाई गई थी परवेज खट्टक की सरबराही में, एक मीटिंग में उसके बाद आए नहीं थे। देखें अलीगढ़ साहब, जो सबसे बड़ा मसला है, मैंने ये देखा है कि रिफॉर्म्स की जब भी बात की जाती है, अदारों की रिफॉर्म, रेवेन्यू की, एनर्जी की, प्राइवेटाइजेशन की, स्टेट बैंक की, इस मामले में बड़ा कम हमने देखा है कि अपने तौर पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके बिल ले आए, पार्लियामेंट में का आईनी कार्रवाई हो जाए तो हो जाती है, किसी हद तक सपोर्ट मिलती है, किसी हद तक नहीं मिलती। मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी से पहले की बात है, नैब लॉ को रिफॉर्म करने की सोनिया बात हो रही थी कि इसको रिफॉर्म किया जाए, तो नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया कि जी आप चाहेंगे कि नैब जो है ना, जिसको कहा जाता है ड्रैकोनियन लॉ है, ये काला कानून है, इसको तब्दील कर लिया जाए? तो उनका जवाब पता क्या था अलीगढ़ साहब? उन्होंने कहा हमने तो अब भुगत लिया, बाकी लोग भुगतें। मतलब है कि हमने तो ये नैब की अदालतें देखी हैं, यानी अब बाकी आने वाले भुगत रहे हैं ना। तो हमेशा यही हुआ है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ द डे आती है, ओपोजिशन कुछ और कह रही होती है, ओपोजिशन की पार्टी जब इख्तियार में आती है कुछ और कह रही होती है। मेरा ख्याल है इसको, इस कैनवस पे अगर हम देखें कि ये सबसे बड़ा मसला यही है। और टेस्ट केस है सेनेट का इलेक्शन, देखें वहाँ पे अब रह गई ये शो ऑफ हैंड, सीक्रेट बैलेटिंग वहीं पे होती है। वहाँ पे अगर हो जाती है, आप तो डसे हुए हैं जिस तरीके से सेनेट के चेयरमैन को हटाने के हवाले से हुआ था, मेरा ख्याल आप तो खुला के जाएँ करते हैं। हाँ, बाकी ये बात सही है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इसके लिए बैठा जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए, आप लोगों की सिफारिशात भी देखी जाए। लेकिन हमने ही देखा है कि जब से 2.5 सालों में जब भी किसी इशू के ऊपर बैठे हैं, सिफारिशात मांगी गई आपकी पार्टी की तरफ से, ऐसी सिफारिशात होती हैं जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी नैब लॉ को रिफॉर्म करने के लिए 38 पॉइंट थे, 34 पॉइंट पे आपने कहा कि जी नहीं इसको ख़त्म किया जाए। तो वो एक जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, किसी एक जगह इकट्ठे नहीं होते। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है कि आप जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जब आज़ाद कश्मीर के भी इलेक्शन होने हैं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भी अब होंगे, सिंध वाले भी इस तरफ आएंगे, आना पड़ेगा उनको। मेरा ख्याल है ये एक दफ़ा काला जिसको कहते हैं कड़वा घूंट पी लें सारे, कि ज़रूरी नहीं कि आपकी हुकूमत में सारा कुछ होना चाहिए। इनकी हुकूमत अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, आइंदा का इलेक्शन अभी देखें ना कितना टाइम रह गया है। मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 साल गुजरना है, उसके बाद अगला साल इलेक्शन का साल होगा, फिर सब लोग आप देखते हैं चले जाएंगे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर को आप टफ टाइम दें कि ये ब्लफ तो नहीं कॉल कर रहे। उन्हें शायद कुछ लोगों का ख्याल होगा कि जी यहाँ पे हमेशा की तरह फिर ये कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए। सर क्विकली कमेंट कीजिए कि मैं अलीगढ़ साहब के पास जाऊंगी। जैसे अभी आपने सेनेट इलेक्शन की भी बात की, सारी गेम तो एहतशाम साहब सेनेट इलेक्शन में ही होती है, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कैसे कैसे वफादारियां तब्दील होती हैं। आलिया जो अभी लास्ट जो सेनेट इलेक्शन हुए वो सबके सामने है, तो आप समझते हैं कि अमली तौर पर ये मुमकिन हो पाएगा, हुकूमत ये कर पाएगी? देखिए फाटा का जो मेम्बरान है ना, हमेशा हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता था और बड़ा ओपनली चलता था, 20-25 करोड़ रुपया फी आदमी लिया करता था। और सेनेट के जो फाटा के अरकान होते थे वहाँ से जो आते थे सेनेट के मेम्बरान को चुनने के लिए, वो बड़े पैसे लिया करते थे। वो तो मेरा ख्याल मामला ख़त्म हो गया। आपको याद है ना, इमरान खान साहब ने अपने 20 लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया था उस हवाले से, ये बात माननी पड़ेगी। अब देखें इसका बेहतरीन आइडियली तो यही है कि जी एक टेस्ट
केस के तौर पे इसको लेके जाएं आगे, और इसके लिए आई एम श्योर कि आइंदा आने वाले दिनों में कानून साजी होगी। ये ड्राफ्ट बिल हुकूमत अपना पेश करेगी। अगर इनके रिजर्वेशन है तो अपनी रिजर्वेशन बताएं, उस लॉ में तब्दील करना चाहते हैं तब्दील लाएं। इतना चाहिए कि जी इन्होंने पेश किया लिहाजा हम साथ नहीं देंगे, साथ देना चाहिए आप कह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। आप किस तरीके से देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अहम ऐलानात किए गए हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में ई वोटिंग का निज़ाम लाया जाएगा, इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात में के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड के जरिए आईनी तरमीम की जाएंगी, तो ये क्या मुमकिन हो सकेगा? इसके साथ साथ जो ई वोटिंग की बात की जा रही है इमरान खान की जानिब से, तो ये आप समझते हैं कि इसमें दीगर अपोजिशन जमातें साथ देंगी और ये हो पाएगा? असूली तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई इनकलाबी कदम उठाने के ऐलानात किए हैं और ये तमाम सियासी जमातों के मुतालबे रहे हैं कि आप इस सेनेट के इंतखाबात के लिए जो है शो ऑफ हैंड दिखाया जाए, ताकि जो इस मौके पर जो करोड़ों रुपए का जो लेन देन होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ जो करोड़ों रुपए का जो लेन देन होता था उस पर अजाला हो जाएगा अगर ये शो ऑफ हैंड करें। और इसके साथ साथ ये होता है कि पब्लिक में जो सेनेट का जो इंतखाबात होता है उस पर हमेशा आप हैरान होंगी कि फाटा के जो इंतखाबात होते थे उस पर 50 करोड़ से 80 करोड़ पर तक पर वोट किया है। ये हमारे नॉलेज में भी है, इल्म में भी बता रहा था। जी हाँ। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना मुतालबा किया अपने मंशूर के मुताबिक, इस पर तमाम सियासी जमातों को इत्तेफाक राय से कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी। वहाँ लिखा होता है कि सेनेट का इलेक्शन बाय सीक्रेट है। अब सीक्रेट की जगह पे ओपन कर दें या डिवीजन कर दें, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है वो डिवीजन के जरिए होता है, तो शो ऑफ हैंड तो नहीं होता, वो डिवीजन के जरिए इंतखाब होगा कि उस लिहाज से कि जो फॉर और अगेंस्ट जो है वो अपने डिवीजन में चले जाएं। तो ये एक अच्छी खुशैन तजवीज है अगर हमारी अपोजिशन जमातें बैठकर फैसला करें। दिलशाद साहब एक चीज बताइएगा, शाम बोल रहे एक चीज बताइएगा, एक तो इसकी टाइमिंग पे जरूर बात कीजिएगा कि इस वक्त क्या प्रोवोकेशन हो सकती है ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई गवर्नमेंट के, उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई? दूसरा, अब ये क्योंकि सूबा बनाने जा रहे हैं कि अपना जीबी को, जाहिर सी बात है सूबा बनेगा, वहां से भी उनके वोट सेनेट के लिए आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब मार्च आने वाला है, इनको कितना सियासी तौर पे फायदा होगा और इस वक्त ऐलान करने का क्या मकसद हो सकता है इनका? इसमें ये तो तहरीक इंसाफ का ये पुराना मुतालबा रहा है, उनका जो मंशूर था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हम सेनेट का इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए करवाएंगे। आप हैरान होंगे एहतशाम साहब, मैंने खुद जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था तो हमने उस वक्त की हुकूमत को, यूसुफ गिलानी को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तजवीज पेश की थी, उसमें भी हमने ये कहा था कि शो ऑफ हैंड लेंगे। 11 मार्च तो जो है 2009 में बड़ी अहम हमने रिपोर्ट पेश की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तो गौर खोज होता रहा। अब ये जो है ये किसी न किसी नतीजे बाद पहुंच गई है, तो हमें या तमाम सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए हमारे मुल्क की सूरत हाल देखते हुए। अब जहाँ तक आपकी बात है सुबह बनाने की, तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, हसास मामला है जोग्राफाई हदूद पर देखते हुए। गिलगित बल्तिस्तान का रकबा तकरीबन 30,000 मरबा मील है, और लेकिन अगर उनकी वोटर का देखा जाए 7.5 लाख वोटर है, आबादी 15 लाख की है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहाँ कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें बनती है, तो अब ये जो है ये तो बड़ा बहुत लंबी डिबेट जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज भी क्लैरिफाई कर दें कंवर दिलशाद साहब, देखें जिस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील की गई थी, नून और बाकी कोलिशन पार्टनर थे, उसके बाद आपने देखा सेनेट में जो चेयरमैन को हटाने की बात हुई थी, ये सारा का सारा एफर्ट अब सबको पता है, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि ये जरदारी साहब ने गेम प्लान किया था, किसको माल खिलाया, कैसे उन्हें विन ओवर किया। सवाल मेरा आपसे कि आज ये 2 बड़ी पार्टियां पीडीएम की, तो क्या लगता है आपको कि आइंदा आने वाले दिनों में इस इशू पे दोनों पार्टियां बैठ पाएंगी? नहीं, ये दरअसल बात यह है कि चूंकि आप जो उन्होंने मुतालबा किया अपोजिशन है कि हम हुकूमत किसी पार्लिमानी कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने बाइकाट और लातालकी किया हुआ है, तो मुझे ये चूंकि इस वक्त मुहाजराई है और अपना एतमाद का फुकदान है, तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये मसले पर बैठ के फैसला करेगी। तो ये ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब ही रह जाएगा, ये बहुत मुश्किल तरह मरना हो गया, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप इन्होंने क्या नहीं की। वर्किंग रिलेशनशिप ना होने की वजह से तो कोई भी कानून साजी जो है नहीं हो सकेगी। सही,
ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ای ووٹنگ جس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس پورے پروسیس میں آپ کیا بتائیں گے، کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر یہ جو دھاندلی کا شور مچا رہتا ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ دھاندلی کا شور تو اگر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے سلسلہ اس میں قانون سازی ہو گئی تو پھر دھاندلی کے تو تمام جو ہے سدباب ہو جائے گا، بہت بڑا فیصلہ یہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ لے کے آتے ہیں اس کے لیے آئین کی آرٹیکل 218 219 254 ان میں ترامیم کرنی پڑے گی. وہ تو اگر اپوزیشن ساتھ دے، متحدہ اپوزیشن کا تعاون بہت لازمی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ قانون سازی نہ تو لیکن معذرت کے ساتھ دلشاد صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی ایک فوپا آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کا جو پچھلا الیکشن تھا یہ 2018 سے پہلے کا، وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ بنا تھا اور ایک خاصی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی اس پہ. اب جس طرح RTS بیٹھا تھا ہندوستان میں پہلا الیکشن مودی کا، وہاں پہ بھی یہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے. آپ کے خیال میں یہ اتنا فول پروف سسٹم ہے کہ یہ جہاں پہ بھی یہ کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، آپ بات درست فرما رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ یہ میں نے جب چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا سے جب میری ملاقات ہوئی تھی 2010 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے میں نے ان کو تحفظات پیش کیے تھے کہ اس کے اندر جو ہے یہ خاص ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی چپ لگ سکتی ہے، ہر جگہ فراڈ کرنا یا ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں ٹیمپرنگ کرنا، یہ تمام دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے نا براڈ سینس میں دیکھا جائے تو یہ بہتر نظام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہتر نظام ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. سابق سیکرٹری الیکشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن شام صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا تعاون بہت ضروری ہے. علی گوہر صاحب سے اس پر کامنٹ لیں گے، لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آپ ذرا بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق. ظاہر ہے کوئی بھی جماعت وہاں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی PTI گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نتائج ماننے کو تیار نہیں ہیں. علی گوہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. علی گوہر صاحب، ایک تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، نتائج ماننے کو تیار نہیں ہے. بالخصوص اگر نون لیگ کی بات کریں تو ظاہر ہے توقع سے کم وہاں پہ انہیں وہ نتائج نہیں ملے جس کی توقع کی جا رہی تھی. بالکل صاف ہو گئے. تو اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے جو بیانیہ رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے نتائج کے بارے میں بات کی ہے کہ جب چھو منتر چلے گا اور جس کے ہم آلریڈی ڈسے ہوئے ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، جیسا کہ پہلے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، دیگر ریفارمز پر بھی ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، تو اگر ہم وہی 2018 والی تاریخ ہم نے پھر گلگت میں ہی جا کر پھر دہرا دی ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ وسیم بدامی والا معصومانہ سوال ہے. ہاں، حکومت آپ کی، حفیظ الرحمان صاحب آپ کے وہاں پہ چیف منسٹر، 5 سال حکومت آپ نے کی. آپ کو 2015 کے الیکشن میں کتنی سیٹیں ملی تھیں؟ 24 میں سے 15 سیٹیں ملی تھیں. آپ اپنی اکثریت سے حکومت بنا لی. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ، وہاں پہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. کیئر ٹیکر جو CM ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. فوج ہے نہیں ہے وہاں پہ. حکومت آپ کی، ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے. تو کس نے داندی کرائی؟ ہمیں بتا بھی دیں. حکومت نہیں نا، حکومت تو ختم ہو چکی تھی نا. ابھی تو ان کا نگران سسٹم سیٹ اپ چل رہا تھا. حفیظ الرحمان صاحب تو سارے آپ لگا گئے تھے نا. آگے ساری اسٹیبلشمنٹ چینج کی گئی ہے، جیسا کہ ہوتی ہے پراپر الیکشن میں، وہ چینج کی گئی. اصل بات یہ ہے شام صاحب کہ جب تک ہم یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق نہیں ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پولیٹکس میں ختم کیا جائے، تو پھر ہمیں یہ حالات ہر بار دیکھنے پڑیں گے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیں الیکشن کا صرف الیکشن ڈے نہیں ہوتا. الیکشن ڈے یہ 3-4 مراحل میں ہوتا ہے. آپ نے پہلے الیکشن کمیشن نے جو کچھ اناؤنس کیا کہ یہ پابندیاں ہوں گی، مجھے بتائیں کہ اس پر عمل درآمد ہوا؟ یہاں سے وفاقی وزراء اٹھ کے جاتے رہے، اعلانات کرتے رہے، جلسے کرتے رہے. آیا ان کو کوئی ڈسکوالیفائی کرے گا؟
इलेक्शन कमीशन बताए कि उनके रूल्स में क्या था कि वफाकी वज़रा, उनकी कंपेन ही वफाकी वज़रा ने चलाई है। प्राइम मिनिस्टर जाकर इलेक्शन के अंदर अनाउंस कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लें कि सूबा बनाए, सबसे पहले तो जाके साउथ पंजाब का तो सूबा बनाए जहां पर आपने सारे साउथ पंजाब के बंदों को तोड़ा, एक सिलेक्टेड पार्टी में शामिल किया और उसके बाद आज तक साउथ पंजाब का सूबा नहीं बना। आप ग्लैड आपने ये बात की, एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात की। आप मुझे बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल कब आता है? देखिए, जब हुकूमतें परफॉर्म नहीं करती। आपके जब नवाज शरीफ साहब का थ्रू आउट टेन्योर जाने से पहले 5 साल हुकूमत आपने की, जब तक 3 साल वो बैठे रहे, फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा उन्होंने अपने पास रखा। आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा अपने पास रखेगा, डिलीवर नहीं करेगा, एक मीटिंग में बुलाएगा, फॉरेन ऑफिस में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान आप जाते हैं, वहाँ पे हुर्रियत के लीडरों से आपकी मुलाकात नहीं होती, और लोगों से आप मुलाकातें होती हैं जिस तरीके से कहा जाता है कि बाकी लीडरशिप को भी मिलना चाहिए, आप किसी से नहीं मिल, तो ये सवालात जन्म देते हैं ना। आप सवालात जन्म क्यों देने देते हैं? ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हम देख रहे थे कि पीडीएम का इजलास भी हो रहा था। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा कि जलसे जुलूस होकर रहेंगे। अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी कहा, हम देख भी रहे हैं कि कोरोना केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आप नहीं समझते कि इखलाकी जिम्मेदारी है कि मतलब एक थोड़े वक्त के लिए आप अपने जलसे जुलूस रोक दें, क्योंकि अगर रुकेंगे नहीं, आवाम जलसों में आएगी तो फिर मसाइल मजीद बढ़ेंगे। तो इखलाक की जिम्मेदारी नहीं है आपकी? माशरा के इलेक्शन में फैसला नहीं हो पा रहा, होगा नहीं होगा, कुछ कहते होगा, कुछ कहते नहीं होगा। नहीं, इंतजामिया वैसे इजाजत दे नहीं रही, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हर सूरत होगा जलसा। देखें, गुजारिश ये है कि नहीं, कल जलसा तो होगा इंशाल्लाह और होना भी चाहिए, ऑलरेडी अनाउंस जलसा। आप जाएंगे? जी मैं जरूर जाऊंगा। कैसे होना चाहिए अली गौर साहब? देखें बात सुने, तो फॉलो हो नहीं सकेंगे ना माजरत के साथ। मुझे बताएं कि जब तक ये गिलगित का इलेक्शन चलता रहा, उधर पीटीआई कैंपेन वज़रा के जरिए चलाती रही, उधर एसओपी फॉलो किए हैं। अब इमरान खान चूंकि नहीं, वो हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े माविया में कह रहे हैं। अब उनको ये जो उनके हैं ना, ये सारे जो जलसे हैं, उनको अपनी पॉलिटिकल मौत नजर आती है इनमें, उनके पांव कांपते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो घबरा के अब वो आगे कोरोना का बहाना करते हैं। अगर कोरोना का तो नहीं सर, अगर कोरोना का ठीक है, अगर कोरोना का थ्रेट था तो ये अनाउंस करते कि कैंपेन 193 बंदे अब तक सर, ये कोरोना का थ्रेट था, ये कहते हैं कि ठीक है जी, कैंपेन में एसओपीज होंगे, कोई जलसा नहीं करेगी पॉलिटिकल पार्टी, ना हम करें ना कोई और पे। ये गिलगित से इन्होंने उस वक्त कोरोना आज से तो नहीं स्टार्ट हुआ ना, आज से 1 हफ्ता पहले कोरोना नहीं था, फरवरी से, लेकिन मतलब ये तो पिछले 15-20 दिन से काम तेज हुआ है। अभी लहर तो इलेक्शन में अच्छा जो इन्होंने हमने गुजरांवाला में किया वो ये बड़ा जलसा, अच्छा उधर इमरान साहब ने कहा दाना खास्ता आपके जलसों में केसेस सामने ज्यादा आए ना, तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पर पीटीआई के जलसों में नहीं होते और पीडीएम और नून लीग के जलसों में नई लहर की बात हो रही है ना। ये तो आप देख लें, ये जो अब नवंबर शुरू हुआ है उसके बाद से जो अनाउंस जलसे हैं वो तो होंगे, उसके बाद फिर गौर करेंगे, देखेंगे। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो भी शेड्यूल है उसके मुताबिक जलसे जुलूस होंगे। अभी जिस तरह से अली गौर साहब भी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं चले पीटीआई ने किया तो हम भी करेंगे। ये तो इंसानी जिंदगियों का मामला है ना, इसमें तो आप नहीं समझते कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए? अभी मैं वक्फे के दौरान देख रहा था तो वो टिकट चल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे हुकूमत से हमारी बातचीत हो सकती है। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पहले तो कहते थे हुकूमत से बात ही नहीं होगी, मरियम साहबा कहती थी अफवाज पाकिस्तान इनको फारिग करें तो उसके बाद हम बात करेंगे, वो तो कंट्रोवर्सी और हो जाएगी। देखिए, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है सोनिया के इनको बैठ के फैसले करने होंगे, चाहे कोरोना का मामला है, चाहे आप इलेक्शन रिफॉर्म आपने करनी है। देखें, सारी दुनिया में जगहसाई हो रही है, सारी दुनिया में छोटे छोटे मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए। हमारी पॉइंट स्कोरिंग, हमारे अपोजिशन के साथ झगड़े हुकूमत के, देखें ना, हुकूमत ने भी 2-2.5 सालों में 2.25 सालों में कुछ नहीं किया ना, जो काम करने की जरूरत थी, जो उनकी गलतियाँ हैं। क्यों आप देखें ना, लड़ाई इनकी भले होती रही, चीनी क्यों नहीं वापस आ रही, चीनी क्यों 54 से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, आटा क्यों नहीं वापस 78 से वापस क्यों नहीं आ रहा, 30 और 32 रुपए पे क्यों नहीं आ रहा, ये बिजली कीमत कहाँ से कहाँ चलेगी। आप देख लो, ओवरऑल कर्जा 44,000 अरब आपका इस वक्त हो गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अपोजिशन इनका हाथ नहीं रोक रही, जो काम करने वाली बात है। आपकी कैबिनेट 50 से ऊपर की आपने कर ली है, क्या है, हर रोज़ एक नया बंदा स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब बनाते हैं,
डिलीवरी नहीं है काम की नजर आ रही। ओपोजिशन को आपने फिक्स करना, भले करें लेकिन साथ काम करके भी दिखाएं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ओपोजिशन की भी जिम्मेदारियां जो है इनको पूरी करनी चाहिए, बैठना चाहिए। इफ्स एंड बट के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे तो नुकसान होंगे। ठीक है, ठीक है। अली गौहर साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आऊंगी। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है अभी इस इजलास के बाद कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करेंगे, तो स्ट्रैटेजी है क्या? किस तरीके से आप टफ टाइम देने वाले हैं? एक तो आप कह रहे हैं कि हम जल्द से जुलूस करेंगे, जल्द से जुलूस तो वैसे माजरत के साथ हुकूमतें गिरती नहीं है, तो स्ट्रैटेजी है क्या आपकी? क्या करने वाले हैं आप? देखिए, जल्द से जुलूसों से हुकूमतें गिर भी जाती हैं। बिल्कुल, धरनों की तो हमने उस वक्त भी बात की थी कि हम धरनों के मतलब है कि लॉकडाउन के और उस चीज़ के, तो हम तो कहते हैं कि वो नहीं, हमारे पार्टी भी ये कहती है कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन एहतजाज करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन हम किसी असम्बली के जंगले नहीं तोड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें नहीं खोदेंगे। कर लेंगे, सवाल तो ये है ना। देखें, जब तहरीकें जब चली हैं, तहरीकें कामयाब भी हुई हैं। आप बड़ी कम मिसालें वैसे की तारीख ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि इस वक्त अवाम जो है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना भी निकले तो जो इस वक्त महंगाई और करप्शन का तूफान जो है इस हुकूमत ने कायम किया हुआ है, निकला नहीं जो तवक्कुआत थी, आम आदमी ही निकला है। सियासी पार्टीज ना भी निकले शाम साहब, तो आम आदमी इस महंगाई से तंग आकर और इस करप्शन से तंग आकर जो है वो तंग आमद बजंग आमद उनको हटा के आपकी हुकूमत बनाने के लिए या पीपल्स पार्टी की फजल रहमान साहब की हुकूमत बनाने के लिए आम आदमी नहीं आया। हुकूमत ने एहतशाम साहब डिलीवर किया है। पाकिस्तान की तारीख में जितने 5 साल अच्छे देखें, एनर्जी क्राइसिस हमारे दौर में, मतलब आप देख लें। आप मुझे बताएं, ये हमारा एक ज़रई मुल्क है, उस वक्त ज़रई ट्यूबवेल्स को कितने 5 रुपए में यूनिट था, आज 15 के 12 रुपए गर्दिशी कर्जा 480 रुपए का, 480 बिलियन का साग डार साहब ने वन गो में खत्म किया। उसका भी एक स्कैंडल है कि वो जिस तरीके से ऑडिटर जनरल कहता है जी मेरे पूछे बगैर ये पैसा कहाँ गया, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। जब आपकी हुकूमत गई 1400 अरब रुपए का गर्सी कर्जा था, वो कैसे इकट्ठा हो गया? बिजली तो आपने दी, कर्जा कहाँ से कहाँ गर्सी पहुंच गया? महंगाई जो है उस वक्त 4% पर आ गई थी। आज आप देख लें कि इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में चली गई, 12 या 13 के करीब बिल्कुल पहुंच चुकी है। देखें, जो अगर हमने डिलीवर करके दिखाया ना, जब हम वोट मांगने जाते थे ना, तो वो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक काम कर दें, लोड शेडिंग का खात्मा कर दें, ये कभी इलेक्शन नहीं आ रहे। उन्होंने सी पैक लाए, हमने दहशत गर्दी वाले इशू को, आपको पता है कि वो उसको कराची में कायम किया। किस पे आपने किया? आपने जिस अंदाज से आपने देखा कि पावर प्लांट जो आपने लगवाए थर्मल के, और बड़े बड़े पैसे दे के आपने लगवाए, जितना पैसा देना पड़ा उसका आपको नुकसान हुआ। हाइडल की तरफ नहीं गया। बाशा डैम अब 4500 मेगावाट का लगने जा रहा है। 432 साइट आइडेंटिफाई की है वापडा ने। आपने कोई भी 50 मेगावाट का 100 मेगावाट जमीन नवाज शरीफ साहब ने की, सारी जमीन उनके टाइम में इंक्वायर हुई, ये प्रोजेक्ट उनका था। ये इन पे टाइम लगता है। रीसेटलमेंट के इशू आज भी खत्म नहीं हो रहे। डैम किधर गए? 10 दफा आप लोगों ने पेमेंट्स लिए जमीनों की। जो वजीर आजम साहब ने पैसा लिया था उसका रिकॉर्ड किधर है? वो मिस्टर डैम भी थे पाकिस्तान में, वो किधर गए? कहीं नजर आते? पैसा तो पड़ा हुआ है ना, वो पैसा डाइवर्ट हुआ है ना, थोड़ा सा पैसा वहां से निकाल के कोविड में खर्च हुआ। शाम साहब, सी पैक को आपने ब्रेक लगा दी है, सी पैक बंद पड़ा हुआ है। नहीं, बंद नहीं। आप अब मेरी गुजारिश सुन लें, कुछ प्रोजेक्ट अरबों रुपए आपने सी पैक से निकाल के एमएनएज और एमपीएज को बंदर बांट कर दिए, जो 10-10, 15-15 करोड़ रुपए उनके हल्कों पे लेकिन जी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गवादर से सिंकियांग वाला वो बिल्कुल जारी है, उसमें कोई बहुत स्लो है। अब देखें, जो 9 लगने थे इसमें इंडस्ट्रियल जोन लगने थे, 4 पे काम हो गया, ठीक है, हो रहा है शुरू। फिर एक पहला एतराज था कि जी जॉब्स नहीं, चाइनीज कहते थे हम जॉब नहीं देंगे, वो जॉब आप देख लें अब पाकिस्तानियों को मिलना शुरू हो गए। देखिए सियासी तौर जहाँ नए खुलेंगे अपना हैरान हो कि जो इन्होंने शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बनाए हैं फेडरल के डिपार्टमेंट से, सैकड़ों की तादाद से, हजारों की तादाद से सीट्स खत्म कर दी आपने। आपका काम था, आप तो कहते थे छोड़े इतने करोड़ बाहर से आ जाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इतने घर बनेंगे, वो किधर के
सारे ख्वाब। देखे ना, घर बनाने का काम तो वो कहते हैं शुरू हो गया, नौकरियों को वो कहते हैं कोविड कितने घर बनने थे? सही, ठीक है अली गौहर साहब, लेकिन हमने देखा कि हाल आने वाली गवर्नमेंट एहतशाम साहब अवामी मसले के हवाले से बात तो करती रही है, लेकिन अमली तौर पर अवाम ही हमें पिसती हुई नजर आई, चाहे बेरोजगारी हो या दीगर बुनियादी मसाइल हों। खैर, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो जाता है। अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।